द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार स्टेबल है और धीरे 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 गियर अप कर रहा है। और मैंने एक भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया था कि बाजार गिरेगा, लंबे बियर फेज में जा रहा है। जबकि आपने सैकड़ों स्टेटमेंट सुने होंगे टीवी पर, मोबाइल्स पर, अखबारों में कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए बुल फेज। बुल फेज किसको कहते हैं? बुल फेज तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि साल 2 साल के लिए मंदी के दौर में प्रवेश कर जाए बाजार। आप महीने, 1.5 महीने कोई गिरावट आ गई, 4 महीने, 6 महीने कोई गिरावट आ गई, उसको बुल फेज नहीं कहा जा सकता, उसको बियर फेज नहीं कहा जा सकता, उसको बुल फेज करेक्शन कहा जाएगा। और ये मैंने जरूर कहा था एक आध बार वीडियो में, जब बाजार तेज गति से गिरा, कि ये गिराने वाले पता नहीं कितना गिरा देंगे, इसलिए आप गिरने का आनंद लीजिए, इसलिए गिर जाने दीजिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, इसलिए फिलहाल परचेजिंग रोक दीजिए। इट वॉज ए राइट एक्शन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वट एवर वॉज पॉसिबल इन दो सर्कमस्टेंसेस। और सवाल यह है कि भारत का हो चाहे अमेरिका, कोई भी बाजार कहीं नहीं जाने वाला है। ट्रंप साहब के एक्शन का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है बाजारों पर। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत का अगर अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है आईटी के अलावा। आईटी का बिजनेस बहुत बड़ा है। 7.5 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं उससे। और ये अगर बंद हो भी गया या इसमें थोड़ी हेरा फेरी भी हुई तो मुश्किल से 0.10% से 0.5% का जीडीपी पे इफेक्ट आएगा। कुछ भी नहीं, इट्स ए मीगर इफेक्ट। इट डज नॉट रिटेन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उसका इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया मीडिया में, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या तूफान आ जाएगा। अरे भाई, ट्रंप साहब की भी तो कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं। वो जादूगर हैं जो अपने देश में बना लेंगे सारी चीजों को जो इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करके किसी देश पर वो मेहरबान ही नहीं कर रहे थे, उनको जरूरत थी उस सामान की इसलिए ले रहे थे। वो उनके देश में बनता नहीं है, कम पड़ता है, इसलिए ले रहे थे वो। अब रातों रात बना लेंगे क्या? मान लो आज 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, महीने, 6 महीने बना लेंगे क्या उस सामान को? आफ्टर ऑल दे हैव टू रिलैक्स। अगर लगाए भी, पहली बात तो कोई खास लगाए भी नहीं। कनाडा पर, मैक्सिको पर, चाइना पर लगाए, कोई खास नहीं है। उनसे हटना पड़ेगा उनको। और जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज की बात करते हैं, अब वो देखो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितने दिन वो चल पाती है, कितने दिन सस्टेन कर पाते हैं। ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज इन एन अटेम्प्ट एंड मूड टू बार्गेन विद द अदर कंट्रीज, कि जितना इनसे रिलैक्स करवा लो अपना माल ठोकने के लिए। अमेरिका को अपना माल बेचने के लिए जितना रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है, दूसरे देशों से रिलैक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज मिलेगी उस भाव आएगी, उस भाव काम आएगी, क्या फर्क पड़ता है? और तकलीफ तो ज्यादा अमेरिका को होनी है, ज्यादा सामान तो अमेरिका इंपोर्ट करता है। $4 ट्रिलियन का माल अमेरिका इंपोर्ट करता है, जिसमें अकेले चाइना से $0.6 ट्रिलियन का माल इंपोर्ट करता है चाइना से। इंडिया से तो क्या है, कोई खास बात ही नहीं। कनाडा और मैक्सिको से भी बहुत इंपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। चाइना से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो अंडर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाजार का क्या होगा? बाजार चलेगा, चलता है। 1982 से मैं देख रहा हूं, और मैंने एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। एक स्टडी रिपोर्ट ये है कि कौन से, आज 2 चीज बताऊंगा मैं, कौन से सेक्टर, कौन से घराने और कौन से शेयर मल्टीबैगर बनेंगे। दूसरी बात कि क्यों बनेंगे, उसके पीछे क्या कारण है। मैं बिना कारण कोई बात नहीं करता हूं। आई ऑलवेज प्रेजेंट रीजंस, लॉजिक्स एंड बेस बिहाइंड माई सेविंग। Whatever I say, I present a good base. इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं अब चलते हैं, देखिए 1982 से मैं इस मार्केट में हूं, और ये नवी मंदी मैंने देखी थी। 9th डिप्रेशन आई हैव सीन। ये मंदी थी नहीं एक्चुअली तो।
क्योंकि देखिए, लंबी मंदी जब आती है जब सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हो। सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था, आरबीआई की तरफ से कोई खराब काम नहीं किया गया था, कोई जिद या आइडियल रुख ऐसा कुछ भी नहीं था। आरबीआई वॉज टेकिंग डिसीजन इन द ट्यून ऑफ टाइम। कोरोना काल में ब्याज घटा दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, और अब जब इन्फ्लेशन कम हो गया घटाना शुरू कर दिया। बाजार में देखा लिक्विडिटी की टाइटनेस है, लिक्विडिटी बढ़ा दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राइट डिसीजन टाइम। देखिए, कोई भी उद्योग और व्यापार है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज द चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात ये, तो गवर्नमेंट इज गिविंग फुल प्रोटेक्शन, फुल एनकरेजमेंट टू ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब चलते हैं, आप देखिए कि 1982 से भारत का जीडीपी का सीएजीआर क्या है। भारत के जीडीपी का सीएजीआर है 5.36% का सीएजीआर लिया है 1982 से 2023 तक। 5.36% का सीएजीआर जीडीपी का बहुत होता है। मतलब ये शो करता है देश ने बड़ा भारी विकास किया है। अच्छा, बीच में कई बार 3.5-3% भी जीडीपी रही है, तो कई बार 9% भी जीडीपी रही है। नाउ द जीडीपी CAGR right from 1980 to 2023 is 5.30%, 36% CAGR। अब पर कैपिटा इनकम में CAGR क्या रहा? तो पहले तो CAGR जीडीपी की बात कर लेते हैं। कितना जीडीपी था 1980 में? 3,32,720 करोड़ का CAGR जीडीपी था, मतलब देश का। अभी सन 2023 में कितना है? 331 लाख करोड़ का जीडीपी है देश का। 331 लाख करोड़ जीडीपी इंडिया हैज अचीव्ड। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं कि इससे 5.36% का CAGR आता है कैलकुलेशन करने पर। अब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम में कितनी ग्रोथ आई, उसमें आपको ग्रोथ बताते हैं। सन 1980 में $275 पर कैपिटा इनकम थी। इन टर्म्स ऑफ डॉलर $275 था, और उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय रुपये का रेट था $6.61। डॉलर रुपये रेट था, एक्सचेंज रेट $6.61, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपये 1817 रुपए थी। और 2023 में जीडीपी कितना हुआ, ये पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई इन टर्म्स ऑफ डॉलर? 2480 है। अगर इसको डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,15,760 लाख रुपए आता है, 60 रुपए आता है। 2,15,760 रुपए पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 2023। और रुपये टर्म से अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है 2,15,760 रुपए। तो अब सवाल ये है कि इसका अगर CAGR निकालते हैं तो ये CAGR 11.47%। 11.47% का CAGR भी काफी होता है भाई। एवरी 4 ईयर, एवरी 6.5 साल में करीब डबल हो गया बस। अब आप ये कहेंगे कि साहब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में तो बहुत बड़ा समन्वय है। मानता हूं मैं समन्वय है, और पर कैपिटा इनकम उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी जीडीपी बढ़ी है। लेकिन सवाल ये कि इसमें क्या हुआ है कि ये डॉलर में था ये, तो डॉलर को अगर रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो करेंसी, जो एक्सचेंज रेट्स है ना डॉलर रुपये रेट का, उसके कारण 6 रुपए का डॉलर आप देखिए 87.5 रुपए हो गया। मतलब उसके कारण पर कैपिटा इनकम ज्यादा आ रही। फिर दूसरी बात पॉपुलेशन रिलेशन है। पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ी है, जबकि जीडीपी हमारा बढ़ गया मैनी फोल्ड टाइम, मैनी मोर टाइम बढ़ गया। जीडीपी बढ़ गया 100 टाइम, और पॉपुलेशन बढ़ी है 3 टाइम से भी कम बढ़ी है। मैं आपसे बताऊं, डबल से थोड़ी सी ज्यादा हुई है 1982 को अगर बेस ले तो अच्छा, दूसरी बात, अब शेयर बाजार में क्या हुआ? जीडीपी का CAGR 5.36 है, पर कैपिटा इनकम का CAGR 11.47% है, और सेंसेक्स का CAGR क्या रहा? 1980 में सेंसेक्स था 100 पॉइंट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट वाज इन ए वेरी इन्फेंटेज। ये सेंसेक्स वगैरह भी बने ही थे, बेस इंडेक्स भी। दुनिया भर के चेंजेस आ गए हैं इंडेक्स में,
क्योंकि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो उस समय थी ही नहीं, मतलब आईटी कंपनियां थी, प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनियां हैं, ये उस वक्त नहीं थी। मतलब इट्स ए लेटर अराइवल, बट द ग्रोथ शुड बी मेजर्ड, और कोई विकल्प नहीं है ग्रोथ को चेक करने का। नाउ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेंसेक्स। तो सेंसेक्स कितना था? 100 पॉइंट था 1980 में, और 1924 में कितना हो गया? 76,000 पॉइंट हो गए। आज गिरने के बाद है 76,000। ऐसी सूरत में ये CAGR कितना आया? 16.27% का CAGR है 1980 से लेकर के टिल 2024 तक। 16.27% का इंडेक्स में CAGR बहुत बड़ी बात है। इट इज ए बिग अचीवमेंट। जबकि यानी देखिए आप 2007 में 8 में मंदी आई, 2012 से 10 से लेकर के 13 तक मंदी चली, और सन 93 से लेकर हर्षद मेहता के टाइम पर जो WTO एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको लेकर के समझिए 98 तक मंदी चली। 98 भी क्या, 2002-3 तक ही मान लीजिए, बहुत लंबी मंदी थी वो। भारत के इतिहास, क्योंकि इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया था, सारा इकोनॉमी का ढांचा ही बदल दिया था। नरसिंह राव जी ने एक बहुत बहुत मेजर सर्जरी की थी इंडियन इकोनॉमी की, उसी का परिणाम है कि आज हम इस देश में इतना बड़ा विकास देख रहे हैं। तो ये सेंसेक्स 16.27% की स्पीड से बढ़ा। तो आप इसमें अंदाज लगा लीजिए इंडिविजुअल शेयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनका CAGR कितना रहा होगा, इसको असेस कीजिए, आप बताइए। यू कैन इजीली असेस। तो जो बैंक में FDR कराने की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं मत कराइए, कुछ करवाइए, थोड़ा बहुत रखिए। शेयर बाजार से बुरी तो कोई चीज नहीं, कहते हैं शेयर बाजार तो सट्टा है सब, शेयर बाजार में तो बर्बाद हो जाते हैं साहब। बर्बाद कौन होते हैं? जो सट्टा खेलते हैं। सट्टा सटोरियों को बर्बाद करेगा। सट्टा बना इसीलिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएं। ट्रेडिंग में कुश्ती करते रहते हैं, कभी दे दिया कभी ले लिया, बैलेंस बराबर है, और टोटल तो माइनस में जाएगा वो लॉन्ग टर्म में। या तो वो कोई ऑपरेटर है या उसके पास में बहुत बड़े किसी ब्रोकर का हाथ हो उस पर, और वो अपनत्व के कारण कुछ टाइम भी गाइडेंस कर जाए, उसकी गाइडेंस को मान ले मानने वाला भी, तब तो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत कमा सकता है, अदरवाइज नोबडी कैन अर्न। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं आपसे यही कहूंगा। अब आप फिर मिरेकल कहेंगे, सन 2030 में भारत का सेंसेक्स अगर 16.27% का CAGR मेंटेन रहता है तो ये इंडेक्स 1,61,488 आता है। मैंने जो पिछले 45 साल की हिस्ट्री में हुआ है उसी हिसाब से बेस मान करके कैलकुलेट किया है मैंने कोई अलग से मेरा कुछ नहीं किया है, मेरे हिसाब से जोड़ा नहीं है कुछ भी। तो उस हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 1,61,488 आ जाता है, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। दोस्तों इसकी आज ये बात अतिशयोक्ति लगती है, और मुझे कहेंगे तो पागल है बकता है, मतलब कई आदमी कहेंगे, मेरा वीडियो देख के कहेंगे पागल है बकता है बकवास करता है, इतना हो सकता है क्या कभी? अरे भाई सोशलिज्म 76,000 हो सकता है, ठीक है 45 साल लगे, तो 5 साल के अंदर डबल क्यों नहीं हो सकता है, बताइए। अब इसके साथ मैं आपसे कहूंगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसके साथ मैं कुछ शर्तें जोड़ूंगा। अगर ऐसा हो तो निश्चित होगा सरकार स्टेबल गवर्नमेंट हो और सरकार राइट पॉलिसी डिसीजंस ले, प्रो ट्रेड एंड कॉमर्स सरकार हो, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर सरकार पूरी तरह से कंसंट्रेट करे, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए, एक्सपोर्ट करे, और देश में पॉलिटिकल पीस एंड सिक्योरिटी हो, जियो पॉलिटिकल पीस हो। ये यूक्रेन की रशिया की लड़ाई या हमास की लड़ाई ये कोई खास बात नहीं, ये छोटी मोटी चलती रहेगी। मान लो कल इंडो चाइना बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट हो जाए, इंडो पाक बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट हो जाए, या किसी और देश पर बहुत बड़े देश से राजी, तो थोड़ा स्लाइड फर्क आ सकता है, वो सर्टेन टाइम के लिए आएगा। ये नहीं कि इसके पूरा गणित बिगाड़ के रख देगा। भारत एक बहुत बड़ी ताकत है। आज भारत से टकराने से पहले कोई भी देश 3 बार सोचता है। मतलब अनदर थिंग, R&D बहुत स्ट्रांग हो। हमारा सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर को या IIT इंस्टीट्यूट्स में या मेडिकल कॉलेजेस में या AIIMS इंस्टीट्यूट्स में हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर ये सब कम कर लिए तो।
नो सरप्राइज, क्योंकि एक ऐसी सरकारें देश के इतिहास में, या तो नरसिंह राव की सरकार थी, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, मैं कहता हूं अच्छी, वो भी अच्छी थी। राजीव गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, जिन्होंने देश की इकोनॉमी में परिवर्तन लाने के पूरे प्रयास किए, कुछ लाए भी थे वो, ऐसा नहीं है। वो तो गड़बड़ क्या कर दी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गड़बड़ कर दी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही कथन है कि इंडिविजुअल शेयर तो बहुत ज्यादा स्पॉट करेंगे, मैनी फोल्ड हो सकते हैं वो, और अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आई कैन से कि आप जो भी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट बोथ। उन कंपनियों के प्लान क्या है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आगे कैपेक्स प्लान क्या है उन कंपनियों का मैनेजमेंट कैसा है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो यही है कि जो शेयर मार्केट के जो एथिक्स हैं वर्थ कैलकुलेट करने के लिए, जो मैं काफी बता चुका हूं आपको और बताता रहूंगा समय समय पर, उनको देखकर इन्वेस्टमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें इन द लाइट ऑफ दोज एथिक्स, और उस प्रकार से रिशफल करें, रिस्ट्रक्चर करें, रिशफल करें पोर्टफोलियो। इसमें कोई शर्म मत कीजिए, हिचकिचाहट मत कीजिए, ये पैसा आपका है, आपको इसे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी, आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और शेयर बाजार में पैसा बहुत है, प्रोवाइडेड यू मेक योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर फॉलोइंग इन कंप्लायंस विद द एथिक्स ऑफ द मार्केट। ये जो चाहे जो शेयर खरीद लेते हैं, पेटीएम खरीद लिया, स्विगी खरीद लिया, ये खरीद लाए, वो खरीद लाए, जिस जमीन पर पैदा ही नहीं होता, जो जमीन बंजर है ना, वहां पानी है आसपास, पानी हो तो आप चलो ले आओगे, पाइपलाइन डाल के ले आओगे, मोटर पंप लगा के पाइपलाइन डाल के ला सकते, पानी है ही नहीं आसपास, तो आप उस जमीन को प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे भाई? आप अपना पैसा ऐसे हाथों में क्यों सौंपते हो जो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उन हाथों में, जो प्रॉफिट नहीं है, तो आपको कहां से देगा? आज सपोज करो कोई बैंक भी है, लोन देता है, उससे पहले वाइबिलिटी को चेक करता है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल भी है कि नहीं, हमारा पैसा तो जब भी वापस आएगा जब ये प्रोजेक्ट कमाएगा। अगर ये लगाया हुआ पैसा भी डूब गया तो हमारा पैसा विल नॉट कम, और मनी विल नॉट कम बैक। तो ठीक है दोस्तों, काफी हो गया है, मैंने काफी बहुत सामान्य भाषा में काफी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं, मिलते रहेंगे, आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें, ठीक।